गैलेक्सी के बीच एक बहुत बड़ा स्पेसशिप तैर रहा था। अंदर के लोग मरने के डर से चिल्ला रहे थे और मदद मांग रहे थे। उनके खून से भरे हाथ खिड़की पर जोर जोर से थपथपा रहे थे और एक तेज क्रंच की आवाज सुनाई दे रही थी। खून चारों तरफ फैल चुका था। किसी मॉन्स्टर की डरावनी गुर्राहट भी सुनाई दे रही थी। शिप से बाहर आने के लिए लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि एक काला ब्लॉब जैसा मॉन्स्टर, जिसकी बेल जैसी काली बाहें थीं, शिप पर घूम रहा था। उसकी उन काली बाहों से काला तरल टपक रहा था और पूरा इलाका उसी तरल से भर चुका था। वो क्रीचर लगातार तरल छोड़ रहा था। तभी किसी ने उसके एक हिस्से पर पैर रख दिया। वो इंसान हेलमेट पहने हुए था, जिसके आगे कांच लगा था। तभी कई हथियारबंद लोग शिप के अंदर आए, जिन्हें कम्युनिकेशन में आदेश दिया गया कि सारे यूनिट्स कैप्टन के कैबिन में इकट्ठा हों। घोषणा बार बार दोहराई जा रही थी। तब एक सिपाही ने कॉल काट दिया। साथ ही उसने कैप्टन का मजाक उड़ाया। फिर उसके साथी ने पूछा, क्या हम लोग वहां नहीं जा रहे? सूट 01 वाला आदमी बोला, हमें ऐसे इंसान के आदेश नहीं मानने जो सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है। हम योजना के हिसाब से काम करेंगे। उसने सबको जितने ज्यादा हो सकें उतने लोगों को बचाने का आदेश दिया और सबने उसका कहा मान लिया। तभी एक आदमी को कुछ सुनाई दिया। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। सब आवाज की दिशा में चले, मगर सतर्क रहे। फिर जो उन्होंने देखा, उससे वो दंग रह गए। वहां लाशों का पहाड़ पड़ा था। एक सैनिक कराहा, पर एक ने उसे सतर्क रहने को कहा, जबकि एक सैनिक ने वहीं पहरा देने का फैसला किया। बाकी सर्वाइवर ढूंढने आगे बढ़ गए। एक सैनिक को फिर आवाज आई। कोई पूछ रहा था कि क्या वो लोग वहां हैं। लाशों के नीचे दबा एक आदमी मदद की भीख मांग रहा था। सैनिक तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन जब उसने सच देखा तो वो डर गया। मदद मांगने वाला असल में मॉन्स्टर था, जो एक लाश का हाथ हिलाकर उन्हें फंसा रहा था। सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा, मॉन्स्टर! मॉन्स्टर ने सैनिक का हेलमेट पकड़कर उसे अपने मुंह में घुसा लिया। बगल के दो सैनिक ये सब देख रहे थे। मॉन्स्टर काले रंग का था। उसका सिर स्क्विड जैसा और कई लिम्स थे। दो लिम्स से उसने सैनिक को पकड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक जोरदार काटा, जिससे सैनिक का पेट फटकर अंदरूनी अंग दिखने लगे। मॉन्स्टर उन्हें देखकर मुस्कुराया। सोल्जर्स उस पर गोलियां बरसाने लगे। जिनसे बचते हुए मॉन्स्टर ने अपने पंजों से अपना शरीर चीरा और हरे रंग का तरल बाहर निकला। उसने वो तरल हवा में फेंका, जो सिपाहियों पर गिरा। जैसे ही हरा लिक्विड उनके सूट पर गिरा, सूट पिघल गया। मॉन्स्टर का खून झरीला और एसिडिक था। वो उनके स्किन तक को जला रहा था। जिसे देख एक सैनिक दवाइयां देकर उनकी तरफ भागा और बोला कि घबराओ मत, अभी ट्रीटमेंट दे दूंगा। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे किसी ने कहा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई, तुरंत मेडिकल रूम में जाओ। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं, क्योंकि वो अपने साथियों को मॉन्स्टर के हाथों मरता देख रहा था। जिसे गुस्सा होकर उसने अपने हाथ में एक बॉम्ब लिया, लेकिन वो उसे एक्टिवेट कर पाता इससे पहले ही मॉन्स्टर ने उसका हाथ पकड़कर बॉम्ब गिरा दिया। मॉन्स्टर ने जब हाथ हिलाया, तब उसके कंधे पर गुलाबी रंग का एक छोटा ब्लॉब लटक रहा था। मॉन्स्टर ने उसे सैनिक के चेहरे के पास गिराया और ब्लॉब उसके चेहरे पर कूद गया और उसकी स्किन पिघलाकर उसे खा गया। सैनिक हिलना चाहता था, पर मॉन्स्टर ने उसे जकड़ रखा था। ब्लॉब फिर बच्चे की तरह उछलता कूदता मॉन्स्टर के कंधे पर जाकर बैठ गया और जोर से डकार ली। फिर मॉन्स्टर बाहर की तरफ बढ़ा। पीछे सिर्फ एक धुआं छोड़ती खोपड़ी रह गई। जब मॉन्स्टर ने देखा दरवाजा बंद है, उसने एक लाश का हाथ उठाकर सिस्टम में पहचान कराने की कोशिश की, पर सिस्टम ने अनऑथराइज्ड बता दिया, जिससे मॉन्स्टर परेशान हुआ। लेकिन तभी ब्लॉब ने वो बॉम्ब जैसा उपकरण उठाकर मॉन्स्टर के हाथ में दिया, जिसे उसने दरवाजे की तरफ फेंका, जो उछला और फट गया। दरवाजा उड़ चुका था, जिसे मॉन्स्टर जोर से गुर्राया और अंदर जाने लगा। अंदर मौजूद दो आदमी उसे देखकर चीख पड़े, जबकि मॉन्स्टर उन पर झपटा। पहले आदमी ने मॉन्स्टर के दांत अपने चेहरे के सामने आते देख लिए और मॉन्स्टर ने उसे पूरा निगल लिया। ये मॉन्स्टर जानता था कि वो एक एलियन जैसे जीव के रूप में जी रहा है, जो खाता है, बढ़ता है और एवॉल्व करता है। अब समय पीछे ले चलते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। यूनिवर्स के बीच एक ठंडी मेटल शिप के कार्गो होल्ड में इस क्रीचर की शुरुआत हुई थी। ये एक हॉस्टाइल एलियन बना था, एक एसएफ सर्वाइवल गेम में। ये एक स्पेस सर्वाइवल आरपीजी गेम था, जहां कोई भी प्लेयर आउटर स्पेस की अलग अलग स्पीशीज चुनकर सर्वाइव, एक्सप्लोर और इवॉल्व कर सकता था। कभी कोई मेटेलिक ग्रीमलिन बनकर ह्यूमन शिप फाड़ सकता था, कभी ग्राउंड पर म्यूटेंट बनकर मास किलिंग कर सकता था, या कलेक्टिव इंटेलिजेंस वाला ग्रुप लीडर बनकर दूसरी प्लैनेट्स पर हमला कर सकता था। इस प्लेयर ने वो सारे मॉन्स्टर्स खेले थे जिनसे लोग अपने नाइटमेयर्स में डरते हैं। लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा स्पीसीज सिर्फ एक थी, यूएसएम, यूनाइडेंटिफाइड अग्रेसिव स्पेस मॉर्फ। वो इसे इमोर्फ कहता था,
ये स्पीशीज एलियन मूवी की क्रीचर पर बेस्ड थी और अपने विक्टिम्स के जीन्स लेकर खुद को मजबूत बनाती जाती थी। दिखने में स्ट्रॉन्गेस्ट लगती थी, लेकिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल था और दूसरी स्पीशीज से बात भी नहीं कर सकती थी। इसलिए गेम में इसे सबसे खराब माइनॉरिटी स्पीशीज माना जाता था। पर ये प्लेयर इसे पसंद करता था, क्योंकि ये स्पीसीज चॉइस और इच्छा शक्ति के हिसाब से इवॉल्व होती थी। अब प्रेजेंट में उसने सिस्टम विंडो में यूएसएम की डिटेल्स देखी, जिसमें स्टेटस हैचलिंग, जिसका गोल जिंदा रहना था, और कोर स्किल थी सुपर सेंस। और इसी वजह से लगता है मैं इस क्रिएचर में रीइंकारनेट हुआ। फिर अचानक उसके पूरे शरीर में ईचिंग शुरू हो जाती है, जिसे वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और इधर उधर देख ही रहा होता है कि इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो तड़पने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी मोल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसे बहुत भूख लगती है। तो वो खाना खोजने के लिए रेंगता हुआ वेयर हाउस जैसी जगह में पहुंचा। उसने सोचा ये जगह शायद मेगा कॉर्प या स्टार यूनियन की होगी और पकड़ा गया तो मारा जाएगा। इसलिए उसने सुपर सेंस एक्टिवेट किया, जिससे उसे कंटेनर्स के अंदर तक दिखाई देने लगा। इसी तरह उसे वो चीज मिल गई जो उसे चाहिए थी। वो एक हरे कंटेनर पर चढ़ गया, जिस पर एक हाईटेक लॉक था जो पासकोड मांग रहा था। उसने कोशिश की, 1 2 3 4 और कोड काम कर गया। कंटेनर खुला और अंदर पैकेट्स दिखे। एमॉर्फ ने उनकी पैकेजिंग फाड़ दी। फिर उसने चॉकलेट खाना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह रबर चबा रहा हो, लेकिन उसके लिए उतनी न्यूट्रिएंट्स लेना काफी था जिसकी उसे जरूरत थी। अचानक एक कॉकरोच उसके पास से गुजरा। वह एकदम चौंक गया। उसने तुरंत अपनी टेल से उसे स्टैब कर दिया, फिर अपने मुंह के पास लाकर एमॉर्फ ने उसे खा लिया, टेस्टी कहते हुए। तभी सिस्टम विंडो ने बताया कि प्रीडेशन इफेक्ट चालू होने की वजह से उसे विंग जीन एसेंस मिल चुका है। इसलिए सिस्टम ने पूछा, क्या वह विंग्स अप्लाई करना चाहता है। एमॉर्फ खुश था कि उसे जीन एसेंस इतनी जल्दी मिल गया, क्योंकि जेनेटिक एसेंस एमॉर्फ के डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जितनी ज्यादा जीन जानकारी मिलती है, एमॉर्फ उतना ही स्ट्रांग बनता है। उसे विंग्स पसंद आए, इसलिए उसने यस दबाया। धीरे धीरे उसकी पीठ पर विंग्स बनने लगे। कॉकरोच विंग्स पूरी तरह निकल आए। यह अच्छे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन्हें कंट्रोल कैसे करें। पीठ पर होने की वजह से उसने ट्रेपीजियस मसल को हिलाने की कोशिश की और धीरे धीरे वह विंग्स चलाने लगा। उसने विंग्स को इतनी तेजी से फड़फड़ाया कि वह जमीन से ऊपर उठ गया। फिर कुछ पल बाद ढेर सारे चॉकलेट बार्स खाने में लग गया, ये सोचते हुए कि वह उड़ने में जितनी कैलोरी सोच रहा था उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। तभी नीचे उसे कई कॉकरोचेस दिखाई दिए, जिन्हें वो ऑब्जर्व करने लगा, ताकि वह सीख सके कि विंग्स को ठीक से कैसे इस्तेमाल किया जाए। आखिर उसने पहला टारगेट चुना। उसने टेल से एक कॉकरोच को स्टैब किया और उसे खा लिया। अब तक वह 20 कॉकरोचेस खा चुका था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। एक और कॉकरोच को मंच करते हुए उसने सोचा कि इसका स्वाद चिकन जैसा है। अब उसे एक नया कैरेक्टरिस्टिक मिला, चिटिन शेल, जो उसकी डिफेंस को उसके ग्रोथ लेवल के हिसाब से बढ़ाता है। एबिलिटी अच्छी थी, लेकिन इसे ग्रो होने में समय लगेगा। इसीलिए उसने एक स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी जैसी एबिलिटी ढूंढने की सोची, लेकिन यह हासिल करना आसान नहीं था। स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी वह कैरेक्टरिस्टिक है जो एजिंग को स्लो करती है और एनर्जी कंजम्पशन कम करती है। यह कई पैसिव इंसेक्ट्स या प्लांट टाइप जीवों में पाई जाती है और इससे खाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इससे एमोर्फ ने सोचा कि सरवाइव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी के लिए उसे और ज़्यादा कॉकरोचेस खाने होंगे, जिन्हें ढूंढने के लिए वह एक कंटेनर से दूसरे पर जंप करके आगे बढ़ने लगा। फिर ऊंचा कूद कर वह उड़ने लगा और नीचे कॉकरोचेस को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे 2 कॉकरोचेस दिखे, जिन पर वो टूट पड़ा और उसने एक को अपने क्रैब क्लॉ से पकड़ लिया और एक बड़ा बाइट लिया। लेकिन दूसरा कॉकरोच भागकर दूर जाने लगा। वह उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उस पर झपटा, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और क्रैश हो गया, जबकि कॉकरोच कंटेनर्स के बीच से भागने लगा। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी टेल एक तंग कोने में घुसी और उसने कॉकरोच को स्टब कर दिया। कॉकरोच स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इमॉर्फ उसे मुंह में ले गया। चबाते समय लाउड क्रंच की आवाज आई। तभी सिस्टम ने बताया, प्रीडेशन इफेक्ट चालू होने की वजह से उसे टफ लाइफ फोर्स जीन एसेंस मिल चुका था, जो कुछ और नहीं बल्कि कॉकरोच की स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी थी। सिस्टम ने पूछा, क्या स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी अप्लाई करनी है। उसने यस चुना, जिससे उसके पैर मजबूत होने लगे, स्किन और ज्यादा हार्ड हो गई। वह नतीजे से खुश था। फिर उसने चारों तरफ देखा। इस स्पेसशिप के मालिक लोग, यानी इंसान, उसके दुश्मन थे। दीवारों में होने वाली कंपन और फुटस्टेप्स बता रहे थे कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उसे आने वाले डार्क फ्यूचर से बचना है तो उसे हैचलिंग स्टेज जल्दी पार करनी होगी। इसके लिए उसे कार्गो होल्ड से बाहर जाना होगा। यह तो बस शुरुआत थी।
अब समय था उस कार्गो होल्ड से बाहर निकलने का, जहां उसने पहली बार कदम रखा था। एमोर्फ ने सोचा कि अब किस दिशा में जाना चाहिए। डिसाइड करके वह आगे बढ़ा। वह रिएक्टर के पास वाले कूलिंग चेंबर तक पहुंचा। यह बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, जहां कम लोग जाते हैं तो कोई उसे नहीं देखेगा। दूसरा विकल्प था, अगर कोई देख ले तो कूलिंग चेंबर को तोड़कर भाग जाना। उसने वेंट में झांका। फिर अंदर घुसते ही उसे एक आवाज आई। फैन घूमना शुरू हो चुका था। तेज हवा के विपरीत जाना मुश्किल था, तो उसने बोल्ट खोला और फैन का कवर निकालना शुरू किया। आखिरकार वह कवर हट गया। फैन के ब्लेड्स लगातार घूम रहे थे। एमॉर्फ जानता था कि अगर उसने वेंटिलेशन डैमेज कर दी तो स्पेस शीप का एआई ह्यूमंस को नोटिफाई कर देगा। इसीलिए उसने सही समय देखकर ब्लेड्स के बीच से गुजरने का फैसला किया। उसने एमॉर्फ की पावर पर भरोसा किया। उसकी सेंसस ने बताया कि हवा में आयरन ऑक्साइड और मेटल पाउडर है और फैन के जॉइंट्स इतने घिस चुके हैं कि ब्लेड्स एक खास समय पर धीमे पड़ते हैं। उसका दिमाग ये सब एनालाइज करके उसे परफेक्ट जंप टाइमिंग बता रहा था। उसे मौका दिखा और वह कूद गया। ब्लेड ने उसकी टेल को लाइटली काट दिया, लेकिन वह तेजी से आगे निकल गया। जिंदा बचकर उसने राहत की सांस ली। अब आगे क्या? वेंट में क्रॉल करते हुए उसे एक स्पाइडर दिखा, जिसे उसने खा लिया। आखिर वह वेंट के एंड तक पहुंच गया। बाहर किसी ने पूछा, एक्सपेरिमेंट नंबर 26 का रिजल्ट क्या है? साथ वाला बोला, फिर से फेल। पहले आदमी ने कहा, बॉस फिर मुझ पर चिल्लाएगा। दूसरे ने कहा, हम कुछ कर नहीं सकते, टेस्ट सब्जेक्ट अर्थ से है और कैप्टन उसे फेवर करता है। एमॉर्फ हैरान था। ये एक लैब थी, जबकि वह सोच रहा था कि यह सिर्फ नॉर्मल स्पेसशिप है। उसे लगा कि ये लोग मेगाकॉर्प के हैं। मेगाकॉर्प सौर मंडल में फैला वह ह्यूमन ग्रुप है जिसमें सरकार की जगह बड़ी कॉरपोरेशंस राज करती है, जिसमें अधिकतर लोग एक्सट्रीम मटेरियलिस्ट होते हैं। गेम में ह्यूमन राइट्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन मेगाकॉर्प विलेन माने जाते हैं, क्योंकि वही नॉर्मल ह्यूमंस को स्लेव्स बनाते हैं। गेम्स में भी बुरे थे और असल में भी। फिर एमॉर्फ वेंट से उड़कर बाहर आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका रास्ता इस बात पर डिपेंड करता था कि यह किस तरह की एक्सपेरिमेंटल शिप है। अगर यह हल्क म्यूटेंट रिसर्च सेंटर हुआ तो उसे मजबूत बॉडी और कॉम्बैट स्किल्स मिल सकती थी। अगर यह कल्ट सुपर पावर रिसर्च शिप हुई तो उसे पावरफुल साइकिक पावर्स मिल सकती थी। उसे उम्मीद साइकिक पावर की थी, लेकिन उसे शक था कि शुरुआती स्टेज में इतनी ताकत उसे मिल पाएगी। तभी किसी ने हेल्प के लिए पुकारा। उसने दूर से देखा, एक राउंड पिंक क्रीचर कैप्सूल में था और दर्द से कराह रहा था। यह क्रीचर था बबल अमीबा। इसकी एबिलिटी ऑक्सीजन सेविंग थी, जो एमॉर्फ के लिए बिल्कुल बेकार थी। तो एमॉर्फ ने सुराग ढूंढने के लिए अपनी सुपर सेंस एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तभी उसे बिजली की हल्की हलचल महसूस हुई। उसे लगा शायद रिसर्चर्स पहले इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। सुपर सेंस की वजह से एमॉर्फ को पता चला कि अगर वह उस पीले बटन को दबा दे तो एक्सपेरिमेंट तुरंत बंद हो जाएगा। उसने बटन दबा दिया, मशीन बंद हो गई। बबल अमीबा ने उसे थैंक्स कहा, जबकि एमोर्फ ने मन ही मन बबल अमीबा को अच्छी जिंदगी की शुभकामना दी। उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक इंसान कमरे में आ रहा है। वह तुरंत उड़कर ऊपर चला गया और कमरे के ऊपर वाले कैबिनेट पर जाकर बैठ गया। कमरे का दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। उसने अपने पीछे खड़े आदमी से पूछा, एक्सपेरिमेंट नंबर 26 का प्रोग्रेस मुझे कब दिखेगा? आदमी ने थोड़ा समय मांगा तो महिला ने गुस्से से उसे देखा और कहा कि कंपनी को रिपोर्ट देने के लिए उसे रिजल्ट चाहिए, इससे पहले कि वे लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। साथ ही उसने वार्निंग दी कि अगर परफॉर्मेंस नहीं मिली तो कंपनी उसके जॉब पर भी फिर से सोच सकती है। आदमी ने हाथ जोड़कर उससे विनती की, पर उसने सिर्फ घूर कर देखा तो मिस्टर वे, जो सीनियर रिसर्चर था, कांप गया और बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगा। महिला ने मिस्टर वे से आगे कहा कि उसे उससे बहुत उम्मीदें हैं और अगर वह एक्सपेरिमेंट 26 से सही एबिलिटी निकाल पाया तो उसका प्रमोशन चीफ रिसर्चर तक पक्का है। मिस्टर वे ने पूछा, क्या यह सच है? महिला ने हाँ कहा और बताया कि अगर सब ठीक रहा तो वे लोग मार्स के लोगों के लेवल के बराबर तक पहुंच सकते हैं। उसने आगे बताया कि मार्स को उनके इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। मिस्टर वेई ने पूछा कि अगर उन्हें सोनियम नाम की दवा इस्तेमाल करनी पड़े तो यह स्टार यूनियन द्वारा बनाई गई बैकअप ड्रग थी और इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। महिला ने कहा कि उन्होंने इससे मिलती जुलती हर चीज आजमा ली है, सोनियम को छोड़कर। तो वह मिस्टर वे की बात से सहमत हुई और उसे तुरंत दवा देने का आदेश दिया। मिस्टर वे थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि अगर यह दवा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाई तो टेस्ट सब्जेक्ट की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन महिला ने डिमांड किया, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। मिस्टर वे कुछ कहना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें पता होना चाहिए हालात कितने सीरियस हैं। मिस्टर वेई मजबूर होकर काम शुरू कर देता है। वह 0.01 mg दवा देता है, फिर 0.03 mg, फिर 0.05 mg। इसे बबल अमीबा रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो मिस्टर वेई 0.07 mg देने ही वाला था कि महिला चिल्लाई, रुको। फिर उसने कहा,
बची हुई सारी एक साथ इंजेक्ट करो। मिस्टर वाई हिचकिचाया तो महिला ने खुद बटन दबा दिया। सारी दवा एक ही बार में बबल अमीबा के शरीर में चली गई। बबल अमीबा दर्द से चीख रहा था, बार बार हेल्प मांग रहा था, लेकिन वह औरत बस खड़ी देखती रही, जैसे वह इसका मजा ले रही हो। एमोर्फ बस दूर से यह सब चुपचाप देख सकता था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। महिला ने रिजल्ट को इंटरेस्टिंग कहा और इस एक्सपेरिमेंट 26 पर और टेस्ट करने को कहा। मिस्टर वई ने पूछा कि क्या यह ठीक रहेगा। महिला ने हाँ कहा और कहा कि किसी भी नई जानकारी को तुरंत उसे बताया जाए। जाते जाते महिला को कुछ अजीब लगा। वह कैबिनेट की तरफ मुड़ी जहां इमोर्फ बैठा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, तो वह कमरे से बाहर चली गई। इमोर्फ सोचने लगा, क्या बबल अमीबा ने सच में उससे मदद मांगी थी? इससे उसके अंदर एक अजीब बेचैनी उठी। वह असहज महसूस करने लगा, तो उसने मन में फैसला किया, कुछ ही दिनों में वह इस औरत को मार देगा, जिसके लिए उसने तैयारियां शुरू कर दी। बहुत सारी पाइप्स एक जगह जुड़े हुए थे, सब एक केंद्रीय छेद की तरफ जा रहे थे। एमोर्फ लगातार चीजें चबाता रहा, फिर उसने हरा तरल थूक दिया। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने सुपर सेंस एक्टिवेट की, जिसे ये स्पेस शीप अब उसे अपने शरीर जैसा महसूस होने लगा। उसने चारों ओर ये ग्रीन फ्लूइड इसलिए फैलाया था ताकि सुपर सेंस के जरिए उसे पूरे इलाके की जानकारी मिले। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। अब उसे इमोर्फ बने 4 दिन हो चुके थे और अब उसका नेस्ट पूरी तरह बन चुका था। नेस्ट बनने के बाद वह नेस्ट और कार्गो होल्ड के बीच आता जाता रहा, रोच और स्पाइडर खाता रहा। इसी बीच वह अपने टारगेट पर नजर भी रखता रहा। उसने देखा कि वह महिला हर दिन एक ही समय पर बाहर निकलती है। उसका नाम था किसरागी यूजीन, शिप की हेड रिसर्चर। शिप भले ही कमजोर था, लेकिन किसरागी जहाज की सबसे महत्वपूर्ण और इमोर्फ के लिए सबसे खतरनाक इंसान थी, क्योंकि 2 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेन भाग गया था। जब सारे रिसर्चर्स घबराए हुए थे, वह औरत सिर्फ 2 घंटे में एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस बना लाई और स्पेसिमेन को पकड़ भी लिया। अगर वह क्रीचर वेंट्स में होता तो एमोर्फ भी उसी दिन पकड़ा जाता। इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके किसरागी को मारना था। अब प्रेजेंट में एमोर्फ ने वेंट से नीचे जैसे ही झांका, किसरागी उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसे फिर भी लगा कि उसे कोई देख रहा है। एक सोल्जर ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है? किसरागी बोली, कुछ नहीं, चलो। जबकि एमोर्फ डर से कांप गया। ये बिल्कुल क्लोज कॉल था। उसने सोचा, क्या किसरागी में एक तरह की साइकिक सेंस है? साइकिक पावर एक विशेषता होती है जो कल्ट स्पीसीज में मिलती है। ये टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल जैसे कॉस्मिक पावर्स होती हैं, लेकिन कुछ रेयर ह्यूमंस में भी इनकी पोटेंशियल जन्म से होती है। एमोफ ने नोट किया कि किसरागी तेज दिमाग वाली है, बहुत स्मार्ट और सेंसिटिव भी है, और हमेशा आर्म्ड सोल्जर्स उसके साथ होते हैं। इसलिए वह सोचने लगा कि उसे कैसे अप्रोच किया जाए। अचानक सिस्टम विंडो खुला, जिसमें उसे नई एबिलिटी मिली, पैरालाइजिंग वेनम। ये उसके जैसे कमजोर बॉडी वाले इमोर्फ के लिए परफेक्ट एबिलिटी थी। उसकी टेल में वेनम था। एक बूंद ही एक एडल्ट इंसान को अधमरा करने के लिए काफी थी, जिसका इफेक्ट 5 मिनट तक रहता था, जो उसके काम के लिए काफी था। लेकिन इमोर्फ जानता था, वह वेनम किसरागी पर तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वह अकेली हो। दुर्भाग्य से वह कभी अकेली नहीं होती। बहुत सोचने से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो एमोर्फ ने सोचा, थोड़ी फ्रेश हवा ले ली जाए। वह वेंट से नीचे उतरा और कोने से झांका। बबल अमीबा ने उसे ग्रीट किया। एमोर्फ ने कहा कि वह उसे थोड़ा बेहतर देख रहा है। वह उसके लिए खाना भी लाया था। उसने खाना एक बॉक्स में डाल दिया और खाना ट्यूब्स के जरिए बबल अमीबा तक चला गया। बबल अमीबा खाने से बहुत खुश हुआ। गेम में बबल अमीबा की कोई खास एबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन एमोर्फ को नहीं पता था कि यह केवल गेम के वर्जन पर लागू है, या शायद यह कोई अलग तरह का बबल अमीबा है। अचानक उसे याद आया कि सरागी के पास एक कैट है और उस कैट को वह बहुत प्यार करती है। एमोर्फ सोचने लगा, अगर कैट मर जाए तो शायद किसरागी में वह कोई कमजोरी ढूंढ सके। कैट के पास बॉडीगार्ड्स नहीं थे, वह ज्यादातर अकेली ही बेडरूम में रहती थी, जब तक कि उसका मालिक उसे बुलाए। तो एमोर्फ ने फैसला किया, वह कैट का इस्तेमाल करके किसरागी को ट्रैप करेगा। कैट ने अपनी टेल हिलाई और उसने अपना शरीर स्ट्रेच किया। एमोर्फ वेंट के अंदर से उसे देख रहा था। उसने कमेंट किया कि यह कैट कितनी स्पॉइल्ड है। इस कैट का नाम था काइसर। वह काइसर को बेड पर लौटते हुए देख रहा था। काइसर बहुत मोटा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अच्छे खाने खिलाए जाते थे। इससे साबित होता था कि किसरागी कोई साधारण इंसान नहीं है। कैट को मारना आसान लगता था, लेकिन एमोर्फ जानता था कि वह इसे अब भी मार नहीं सकता, क्योंकि वेंटिलेशन का एंट्रेंस बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर सुपर सेंस से देखने पर वहां चारों ओर लेजर लाइट्स बिखरी हुई थीं। जरा सी मूवमेंट पर एआई अलार्म बजा देता,
जो बहुत परेशानी की बात थी तो इमोर्फ इरिटेशन में टेल पटक रहा था, क्योंकि वह लिमिट तक पहुंच चुका था कि वह और उससे ज्यादा क्या कर सकता है। यह स्लैपिंग साउंड काइसर ने सुन ली। काइसर ने अपनी आंखें खोली और वेंट की तरफ दौड़ा। उसने वेंट को स्क्रैच किया और इंस्टेंटली अलार्म बज उठा। सोल्जर्स तेजी से कमरे में घुसे। उन्होंने देखा कि फिर वही कैट वेंट खरोंच रही है। सब निराश हो गए कि फिर कैट ने सिग्नल ट्रिगर कर दिया। एक सोल्जर ने तो यह तक कह दिया, इस कैट को मार ही देना चाहिए। जबकि एमोर्फ अंदर खुद को छुपाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसे पछतावा हुआ कि उसकी टेल ने कैट का ध्यान आकर्षित कर लिया। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने सारे डेटा को जोड़कर सोचा, एक बोर्ड कैट, थोड़ी स्टिम्युलेशन और गार्ड्स की प्रिडिक्टेबल रिएक्शन। एमोर्फ मुस्कुराया। अब उसे पता लग गया कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। काइसर फिर बेड पर लौटने लगा, लेकिन फिर से रसलिंग साउंड सुनते ही उसने आंखें खोली। वह साउंड वेंट से आ रहा था। कैसर फिर से वेंट के पास गया और उसने एक कॉकरोच देखा, जिसे कैसर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत वेंट पर अपने पैर रखे, वैसे ही वेंट का कवर खुल गया, जिसे कैसर तेजी से वेंट के अंदर कूद गया। अलार्म फिर से ट्रिगर हो गया, लेकिन सोल्जर्स ने जांच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर वहीं कैट का झमेला है। उन्हें लगा कि कैट कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे दरवाजे पर गार्ड कर रहे थे। लेकिन कैसर कॉकरोच के पीछे पीछे वेंट के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। एग्जिट देखते ही उसके कान खड़े हो गए। वह नीचे कूदने ही वाला था कि उसकी नजर एक कॉकरोच पर गई, और तभी इमोफ ने पीछे से छलांग लगाई और अपनी टेल से काइसर की पीठ में जोरदार वार किया। काइसर दर्द से चीख उठा। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे उसे सांस नहीं आ पा रही थी। अगले ही पल एमोफ ने काइसर को खाना शुरू किया। तेज क्रंच की आवाज कमरे में गूंजी। एमोफ उसे खुशी से चबा रहा था, क्योंकि ये खाना उसे बहुत अच्छा लगा। जबकि दूसरी तरफ किसरागी कमरे में तेजी से आई, जिसके चेहरे को देख दूसरे रिसर्चर्स हैरान रह गए। वह सीधे कैप्टन के पास पहुंची। उसने पूछा, मुझे काइसर कब मिलेगा? कैप्टन ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन किसरागी गुस्से से हाथ टेबल पर मारते हुए बोली, 2 घंटे हो गए हैं, काइसर बिल्कुल टाइम पर खाना खाता है। इतनी देर तक वापस ना आना मतलब कुछ गड़बड़ है। कैप्टन ने समझाया, मैम हम शिप पर हैं। जब तक आपका काइसर वेसल से बाहर निकलने का तरीका नहीं ढूंढ लेता, वह यहीं कहीं होगा। किसरा की चिल्लाई, ऐसा है तो उसे तुरंत मेरे पास लाओ। कैप्टन ने कहा, अच्छी खबर मिल जाएगी अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें। जबकि कैप्टन मन ही मन सोच रहा था, आखिर इस कैट में ऐसा क्या खास है। वह गुस्सा दबाते हुए आगे सोचने लगा, अगर वो नोबल कैपिटल ना होती तो मैं उसे अब भी अरेस्ट कर देता। अचानक किसरागी ने पूछा, वो गार्ड्स कहाँ हैं? कैप्टन ने कहा, उन्हें लॉकअप में डाल दिया है। जिस पर किसरागी ने कहा, उन्हें एग्जीक्यूट कर दो। कैप्टन हक्का बक्का रह गया। किसरागी ने आगे कहा कि कैप्टन होने के नाते यह उसका अधिकार है। कैप्टन ने समझाया, इतनी छोटी बात पर किसी को मार दूंगा तो सोल्जर्स डर जाएंगे। यह ऑर्डर पूरी जांच के बाद दिया जाना चाहिए। अब सोल्जर्स भी चिढ़ने लगे थे। जबकि किसरागी ने कहा, यह सब तुम्हारे गार्ड्स की गलती से हुआ है। कैप्टन ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं उन्हें फिर से डिसिप्लिन करूंगा। किसरागी संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। फिर वह मुड़ी और बोली, मैं 2 घंटे बाद वापस आऊंगी। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर काइसर तब तक नहीं मिला तो तुम्हें रिजाइन कर देना होगा। वह गुस्से में बाहर चली गई। कैप्टन ने मेज पर मुक्का मारा। वह बहुत नाराज था। वह सोच रहा था, काइसर आखिर गया कहाँ? उधर इमोर्फ ऊपर वेंट में बैठा यह सब देख रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, काइसर तो मेरे पेट के अंदर है। कैट को खाने के बाद उसे एक नया कैरेक्टरिस्टिक मिला, वाइल्ड इंस्टिंक्ट। साथ ही एक नया सिस्टम फीचर अनलॉक हुआ, कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस सिस्टम, जो 2 रिलेटेड ट्रेड्स को मिलाकर एक पावरफुल एबिलिटी बनाता था। प्लेयर इस सिस्टम को गेम में बहुत इस्तेमाल करता था, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक अब आया वह उसके लिए भी नया था, क्योंकि सिस्टम ने दिखाया वाइल्ड इंस्टिंक्ट को सुपर सेंस में मिलाने पर प्रेडिडेटरी सेंसरी मिली, जिसे इमोर्फ पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से खतरा पहले ही डिटेक्ट कर सकता था। इमोर्फ ने इसे एक्टिवेट किया, लेकिन उसे मुख्य बदलाव यह लगा कि उसकी सुपर सेंस अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन उसे कोई खास इंटेलेक्चुअल इफेक्ट नहीं आया। इसे उसे लगा शायद यह सिर्फ असली खतरा आने पर ही एक्टिवेट होता होगा, जिसे वो बाद में जांचने का सोचकर किसरागी पर नजर रखने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसके मुताबिक अब तक अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। किसरागी टेबल पटक रही थी। वह स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की देरी से पागल हो रही थी, जिसे देख इमोर्फ ने सोचा, जैसा मैंने सोचा था, किसरागी सिर्फ उन चीजों पर इंसानी रिएक्शन देती है जिन्हें वह सच में प्यार करती है। ऐसे लोग जब अपनी प्यारी चीज खो देते हैं तो उनका दिमाग खुद पर काबू नहीं रख पाता। इमोर्फ खुश था कि उसका दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो गया, किसरागी और सोल्जर्स के बीच दरार डालना। कैट के गायब होने से सोल्जर्स और किसरागी एक दूसरे से नाराज हो चुके थे। सोल्जर्स कैट से पहले भी नफरत करते थे, क्योंकि उसे वह शानदार खाना मिलता था जिसका वे सिर्फ सपना देखते थे। ये क्लास डिफरेंस उन्हें अंदर से खा रहा था, और किसरागी मेगाकॉर्प में हाईएस्ट नोबल कैपिटल थी, जिसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो कैट ही वह निशाना था जहां सोल्जर्स का गुस्सा निकल सकता था, जो किसरागी के लिए शील्ड बन गई थी।
एमोर्फ ने आगे सोचा, अगर ये कैट ही गायब हो जाए और सोल्जर्स को उसे ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़े जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, तो क्या सोल्जर्स भविष्य में किसरागी के लिए अपनी जान देंगे? और दूसरी बात, किसरागी भी सोल्जर्स पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि कैसर की गुमशुदगी उनकी नेग्लिजेंस से हुई। एमोर्फ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई और वो बोला, थैंक यू किटी। समय आ चुका था कि एमोर्फ अब किसरागी का जेनेटिक इंटीजर हासिल करे। किसरागी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह मानसिक रूप से बहुत अस्थिर लग रही थी। वह तेज तेज कदमों से चली और कई बटन जोर जोर से दबाने लगी, जिससे कैप्सूल में मौजूद स्पेसिमेन को बिजली का झटका लगा। लगभग सारे स्पेसिमेंस इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए। इसरागी शिकायत करती रही, सब बेकार हैं, कोई भी काम का नहीं। फिर अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह बबल अमीबा के पास गई। उसने उसे घूर कर कहा, तुम भी एक बेकार चीज हो। फिर उसके दिमाग में कोई खतरनाक विचार आया, जिसे उसके होंठों पर एक विकृत सी मुस्कान फैल गई। उसने एक बटन दबाया, जिसे सारा फ्लूइड ट्यूब्स के अंदर से बहते हुए बबल अमीबा तक पहुंच गया। बबल अमीबा दर्द से चिल्लाया कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। वह लगातार मदद मांग रहा था। कुछ देर बाद किसरागी ने एक ग्रीन बटन दबाया। फिर बिना पीछे देखे वह कमरे से चली गई, जबकि बबल अमीबा उस दर्दनाक फ्लूइड को लगातार सहता रहा। यह देखकर एमोर्फ का खून खौल उठा। उसी समय बबल अमीबा ने कहा कि वह एमोर्फ को देखकर खुश है। इसे वो हैरान हुआ, जबकि अमीबा ने अपने टेंटिकल से उसे हाय कहा। एमोर्फ उसे देखता रहा, फिर तुरंत घूमकर वेंट के और अंदर चला गया। उसके मन में एक ही बात थी कि उसे बबल अमीबा से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अब उसे शब्दों से नहीं बल्कि उसका बदला लेकर जवाब देगा। किसरागी कप्तान के पास गई और कहा, मेरे 2 घंटे पूरे हो गए, अब रिजल्ट बताओ। कैप्टन ने कहा कि सर्च अभी अभी खत्म हुई है, तो उसने थोड़ा और इंतजार करने को कहा। यह सुनकर किसरागी ने गुस्से से कैप्टन का पूरा नाम लिया, यू सुंग सैमुअल। क्या तुम नोबल कैपिटल की इच्छा का विरोध कर रहे हो? कैप्टन ने डरते हुए कहा, प्लीज मैम सही से बोलिए, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। इसरागी चिल्लाई, मैं तुम्हें कैप्टन की पोजीशन से हटवा सकती हूँ। कैप्टन ने भी पलट कर कहा, मैं अब किसी भी तरह की एरोगेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले ही तुम नोबल कैपिटल हो, और मेरे पास अधिकार है कि शिप पर डिसऑर्डर पैदा करने वाले किसी को भी डिटेन कर दूं। महिला और जोर से चिल्लाई, जबकि वेंट में बैठे एमोर्फ को यह सीन बहुत पसंद आ रहा था। उसे दिख रहा था कि कैप्टन और किसरागी के बीच उसके यहाँ आने से पहले से ही गहरी लड़ाई चल रही है। फिर किसरागी गुस्से में वहां से निकली। जो अभी भी बहुत गुस्सा थी, तभी उसे टॉयलेट दिखा तो वह टॉयलेट की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे के सामने रुककर गार्ड से बोली, मुझे बाथरूम जाना है। वह अंदर चली गई। तभी दूसरा गार्ड अपने साथी से बोला, मुझे भी जाना है। ये सुनकर एमोर्फ समझ गया, अब उसका मौका आ चुका है। वो बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचते हुए कि सामान्यतः एक गार्ड को किसरागी के साथ बाथरूम में जाना चाहिए था, लेकिन दोनों उससे इतने परेशान थे कि एक गार्ड तो बीच में ही अपना काम करने चला गया और दूसरे ने उसे फॉलो नहीं किया। इसका मतलब था किसरागी अकेली थी। टॉयलेट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था जो एमोर्फ की मूवमेंट में दखल दे। यह एम्बुश के लिए परफेक्ट स्थिति थी। जहां पहुंचते ही एमोर्फ ने वेंट की स्क्रीन से झांका। किसरागी मिरर के सामने खड़ी थी। एमोर्फ ने सोचा, यह मौका मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। वेंट का कवर उसने पहले ही निकाल दिया था, जिससे वह बाहर निकला जबकि किसरागी अपना चेहरा धो रही थी। एमोर्फ दीवार पर रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आया। वह नर्वस था, तो उसने गलती से एक आवाज कर दी। किसरागी तुरंत चौंक कर मुड़ी। उसने अपनी गर्दन की तरफ आते क्रीचर को देख लिया और वह तेजी से हटी, जिससे टेल का पहला वार मिस हो गया और एमोर्फ दीवार से जा टकराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से उसकी तरफ झपटा। इस बार टेल सीधे उसकी गर्दन में घुस गई। किसरागी दर्द से चीख भी ना पाई। उसने महसूस किया कि उसकी नसें फूल रही हैं। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर जम गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुंह हिला भी नहीं पाई, जबकि एमोर्फ के मुंह से लार टपक रही थी। वह सोच रहा था इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। शायद एलियन को अपने सामने देखकर डर, शायद गुस्सा, या शायद मरने का डर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमोर्फ ने उसका सिर पकड़कर मुंह में डाल दिया और चबा गया। एक भयानक क्रंच की आवाज हुई। फिर उसने महसूस किया कि इंसानी खून उसके शरीर में फैल रहा है और उसी पल किसरागी की जेनेटिक जानकारी उसके ब्रेन तक पहुंची, जिससे उसे लगा कि उसके इवोल्यूशन के पजल का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है, जिससे उसकी असली क्षमता अनलॉक हो सकती थी। तभी सिस्टम विंडो खुला, जिसमें बताया गया कि हैचलिंग कि यंगलिंग में इवोल्व होने की सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है। तो सिस्टम ने पूछा, क्या मैं इसे शुरू करूं? ये वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने हंसते हुए यस दबाना चाहा, लेकिन तभी उसे एक विजन आया कि एक गार्ड अंदर आता है, उसे गोली मारता है और वह वहीं मर जाता है। एमोर्फ कांप उठा। उसके बॉडी में ठंड दौड़ गई। उसकी एंटेनास हिलने लगी और उसने सिर खुजाते हुए सोचा, क्या यह प्रीडेटरी सेंसिंग था जो उसे पहले ही डेंजर दिखा रहा था?
सेंसिंग के अनुसार गार्ड कुछ ही सेकंड में अंदर आने वाला था। तो पहले उसने भागने की सोची, लेकिन खुद को रोका क्योंकि उसके पास समय नहीं था। तो वह तेजी से दीवार पर चढ़ने लगा, ये सोचते हुए कि मैं यहीं इसका सामना करूंगा। गार्ड अंदर आया। उसने जमीन पर पड़े किसी चीज को देखा और हाँफ उठा। वह किसरागी की लाश थी जिसका सर धड़ से अलग था। वह शॉक में खड़ा था और जैसे ही वह समझने की कोशिश करता, एमोर्फ उसके पीछे उड़कर पहुंचा। गार्ड ने पीछे कुछ महसूस किया, लेकिन प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। एमोर्फ की टेल उसके सिर के अंदर घुस गई। गार्ड भी जमीन पर गिर पड़ा, जबकि एमोर्फ तुरंत वहां से भागा क्योंकि दूसरे सोल्जर के आने में बस कुछ ही पल बचा था। साथ ही उसे शक था कि सोल्जर्स के पास कुछ ऐसे ट्रैकिंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं जिनका उसे पता ना हो। इसलिए वह जिग जैग में घूमते हुए अपने नेस्ट की ओर भागा। फिर नेस्ट में पहुंचकर उसने सुपर सेंस एक्टिवेट की, सारे पैरामीटर्स चेक किए और फाइनली एवोल्यूशन शुरू कर दी। शुरू होते ही उसका शरीर कांपने लगा, क्रैब क्लॉज से लिक्विड बहने लगा, फिर पूरा शरीर पिघलने लगा, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी लिक्विड में बदल गया। एक नया बड़ा शेल उसके ऊपर बनने लगा। अब उसका साइज पहले से बल्कि हो रहा था। उसे यह अनुभव अजीब तरह से इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, क्या ये फिर से फेटस बनने जैसा लगता है? उसका पूरा शरीर एक नए जीव में बदल रहा था। म्यूकस उसे रियोनर्गनाइज कर रहा था। वह कुछ देख भी नहीं सकता था क्योंकि कोकून बनते ही उसके शरीर पर उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था। अब बस इंतजार करना था। काफी समय बीत गया। फिर अचानक एरिया में लाइट हुई। ग्रीन फ्लूइड ट्यूब से गिरकर उसकी कोकून पर टपकने लगा। कोकून क्रैक होने लगी, जिसमें से एमोर्फ धीरे धीरे बाहर निकला। वह खुद को खींचकर बाहर आया और कोकून से नीचे उतरा। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसकी क्रैब क्लॉ अब 4 उंगलियों वाले हाथ में बदल चुकी थी। उसके दांत और भी तेज हो चुके थे। अब उसका शरीर पिच ब्लैक था और वह 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। वह इवॉल्व हो चुका था, यंगलिंग बन चुका था। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन ने पूछा कि क्या वे किसरागी की मौत का कारण पता कर पाए। मिस्टर वई ने जवाब दिया कि हेड रिसर्चर की मौत गर्दन पर हुए हमले की वजह से हुई है। उसने आगे बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से सॉ टाइप हथियार से अटैक हुआ हो, लेकिन पक्के तौर पर जानने के लिए उन्हें नजदीक से जांच करनी पड़ेगी। कैप्टन ने पूछा, मतलब ऑटोप्सी करनी पड़ेगी? अचानक इसे सब शांत हो गए। फिर मिस्टर वई ने कहा, क्या यही आप चाहते हैं? जवाब में कैप्टन ने गुस्से में गाली दी, जिससे मिस्टर वई डर गया। जबकि कैप्टन ने सिर हाथों पर रखकर लंबी सांस ली और बोला, अब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। फिर वह हेड सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर मुड़ा और पूछा, मैनहंट की स्थिति क्या है? सिक्योरिटी हेड ने बताया कि जहाज के सभी कैमरे चेक किए गए, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जो गार्ड मुख्य संदिग्ध है, उसे अभी पूछताछ चल रही है। कैप्टन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वही कल्प्रिट है? सिक्योरिटी हेड ने कहा, हमारी जानकारी के हिसाब से लगता है वह कल्प्रिट नहीं है। कैप्टन ने कहा कि जैसे ही कोई रिजल्ट आए उसे तुरंत रिपोर्ट किया जाए। फिर कैप्टन ने खाली चेयर की ओर देखा, फिर सबको संबोधित करते हुए बोला, तुम सबको कुछ समय पहले लैब में हुई घटना के बारे में तो पता ही है। हमारे सबसे प्रॉमिसिंग रिसर्चर्स में से एक ने हेड रिसर्चर का आदेश नहीं माना तो उसका दिमाग निकालकर क्लास टैंक में डाल दिया था। अगर आदेश न मानने पर यह हाल होता है तो नोबल कैपिटल की मौत होने पर क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सुनकर सभी डर से कांप गए। कैप्टन ने जोर देकर कहा, अगर हम जवाब नहीं ढूंढ पाए तो हम सबकी भी वही हालत हो सकती है। किसी ने सुझाव दिया, क्यों ना इसे एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट कहकर ढक दिया जाए। एक बूढ़े आदमी ने उसे डांट दिया। वह क्रू लीडर था। उसने कहा, शिप पर इतने रिसर्चर हैं कि यह झूठ सब पर भारी पड़ेगा। क्रू लीडर ने उल्टा उसे ही कहा, तुम्हारी ऐसी ही एटीट्यूड की वजह से तुम अब तक मिडिल कैपिटल हो। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, इस रागी को फूड पॉइजन हो गया? किसी ने मना कर दिया, नहीं, ऐसा बोलेंगे तो ब्लेम हम पर आएगा। बुजुर्ग टेक लीडर पर चिल्लाने लगा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तभी एक आदमी चिल्लाया, चुप रहो, ये झगड़ा हालत और बिगाड़ देगा। सभी शांत हो गए। उसने कैप्टन से कहा, हम इस समय प्लैनेट C08 के पास हैं। कैप्टन ने पूछा, तो क्या हुए? उसने आगे बताया, C08 स्पेस डॉग्स का इलाका है। कैप्टन ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि हेड रिसर्चर को स्पेस डॉग्स ने मारा? आदमी ने कहा, हाँ, और एक कहानी भी दे दी। हम कह देंगे कि हमें एम्बुश किया गया और हम उन्हें बचा नहीं पाए। कैप्टन सोच में पड़ गया, क्योंकि स्पेस डॉग स्पेस में घूमकर लूट करने वाले बहुत खतरनाक पायरेट ग्रुप थे। मेगा कॉर्प के दुश्मन, फ्लीट कम्बैट में एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि वेटरन वॉरियर्स की बैटलशिप्स को भी नुकसान पहुंचाते थे। कैप्टन ने सोचा, हमारा रिसर्च शिप तो इतना मजबूत भी नहीं। अगर वे हमला करें तो मैक्सिमम डैमेज होगा और ऐसी अफरा तफरी में किसरागी की मौत को एक्सीडेंट की तरह दिखाना आसान होगा। प्लान बुरा नहीं था, लेकिन कैप्टन ने कहा, हमारे वेपन स्पेस डॉग्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। उस आदमी ने कहा, मेरे कुछ पुराने परिचित हैं, मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर सब दंग रह गए। कैप्टन का सिर और दुखने लगा। ये आदमी वैसा तो नहीं दिखता, लेकिन पायरेट फ्रेंड्स रखता है। कैप्टन ने पूछा, कॉस्ट कितना आएगा? आदमी बोला, कम से कम 1 मिलियन क्रेडिट्स। कैप्टन ने दांत भींचे।
जिसे देख आदमी ने समझाया कि इसरागी जैसी हाई रैंक नोबल को आसानी से मार पाना जोखिम भरा है, इसलिए पायरेट्स इतना पैसा जरूर मांगेंगे। कैप्टन ने कहा, ठीक है, मैं फंड्स की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि सब सही से हो। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, अब मैं अथॉरिटी क्राइसिस टीम मैनेजर को सौंप रहा हूँ। मीटिंग खत्म। तभी मिस्टर वाई ने पूछा, बॉडी का क्या करेंगे? कैप्टन ने कहा, उसका ध्यान रखना, उसे कोई ना छुए, हम उसे स्पेस डॉग्स को दे देंगे। इस बीच एमोर्फ के शरीर से भाप निकल रही थी और वह सोच रहा था कि तो ऐसा फील होता है यंगलिंग बनने के बाद, सच में ये कुछ अलग ही है। फिर आगे सोचा कि अब उसे अपने प्लान्स बदलने होंगे, क्योंकि पहले उसकी प्रायोरिटी थी दुश्मनों की नज़र से दूर रहना, लेकिन अब हंटिंग और सर्वाइवल दोनों बराबर जरूरी हो चुके थे। सर्वाइवल काफी हद तक सिक्योर था, तो अब अगला कदम सोचना था कि उसका अगला गोल क्या होना चाहिए। सिस्टम ने दिखाया, आपका पहला इवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, जिससे वह समझ गया कि वो पूरी तरह यंगलिंग में इवोल्व हो चुका है। फिर हमें बताया कि एमोर्फ की एवोल्यूशन 6 स्टेजेस में होती है: हैचलिंग, यंगलिंग, जुवेनाइल, सब एडल्ट, एडल्ट, एसेंशन। एसेंशन आखिरी स्टेज है जहां पहुंचते ही गेम क्लियर माना जाता है, क्योंकि एसेंशन होने के बाद एमोर्फ रेस के सभी सीक्रेट रिवील होंगे, जैसे कि वो कहां से आए थे और वो कौन थे। लेकिन गेम में इस स्पीसीज का एंडिंग बहुत मुश्किल से मिलता है। पूरी दुनिया में सिर्फ लगभग 20 प्लेयर्स ने किसी स्पीसीज का एंडिंग देखा है, और एमोर्फ स्पीसीज का एंडिंग सिर्फ इसी प्लेयर ने देखा था, और इसीलिए उसे लगा कि अब असलियत में भी ऐसा ही होगा। इसलिए उसने सिस्टम स्क्रीन ध्यान से देखी तो पाया कि अब यंगलिंग स्टेज से टाइप्स अनलॉक हो सकते थे। उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और सोचा कि उसकी टाइप फिजिकल स्ट्रेंथनिंग होगी। तभी सिस्टम ने पूछा, पोटेंशियल टाइप्स देखना चाहेंगे? उसने यस दबा दिया। जैसा उसने सोचा था, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग की कंडीशंस लगभग पूरी हो चुकी थीं। इसका कारण था यंगलिंग बनने पर मिला रीइंफोर्स एक्सोस्केलेटन और एसिडिक ब्लड। सिस्टम ने दो टाइप्स दिखाए, पहला फिजिकल स्ट्रेंथनिंग, दूसरा सुपर पावर इन्हांसमेंट। टाइप ऑक्यूपेशंस जैसे ही होते, लेकिन थोड़े अलग, जिसमें सभी कंडीशन पूरी होने पर ही टाइप अनलॉक होते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक रिलेवेंट एबिलिटी से जुड़ जाते हैं। इसलिए वो सोचने लगा, 0.5 कहाँ से आया? प्रेडिडेटर सेंसिंग शायद पहला पॉइंट था, लेकिन मेरे पास साइकिक टाइप कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं, और मैंने अब तक कॉकरोचेस, स्पाइडर्स और कैट खाई हैं जिनसे साइकिक ट्रेट नहीं आता। तभी उसे याद आया, इसरागी यूजीन ही एकमात्र बॉडी थी जिसे वह पूरा नहीं खा पाया था। उसके पास साइकिक पोटेंशियल था, इसलिए उसकी बॉडी में वह मिसिंग हिस्सा छुपा होगा, जिसे पाने के लिए एमोर्फ ने फैसला किया वो किसरागी की बॉडी किसी भी हाल में ढूंढेगा, ताकि वह साइकिक पावर्स हासिल कर सके। वह तेजी से दौड़ता हुआ अपनी हंट पर निकल पड़ा। एमोर्फ ने वेंट का कवर खोला, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था, तो वेंट उसके लिए बहुत छोटा हो रहा था। तभी उसे एक गंध महसूस हुई, मरे हुए शरीर की गंध। उसने उस दिशा का पीछा किया जहां से गंध आ रही थी। वह वेंट के ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ा, और फिर उसने उसे देख लिया। उसकी लार तुरंत टपकने लगी। यह मॉर्चरी था जहां डेड बॉडीज रखी जाती थीं, और यह उसके ठीक नीचे था। नीचे एक आदमी हेडफोन्स लगाए म्यूजिक सुन रहा था। वह सामने लगे बड़े स्क्रीन पर व्यस्त था, जबकि उसके सामने वाले कमरे में किसरागी की बॉडी रखी गई थी। तभी उसे कुछ अजीब स्मेल आया। वह यह देखने गया कि स्मेल कहाँ से आ रही है, और जब उसने नीचे देखा, वह दंग रह गया। जमीन में एक बड़ा छेद बना था, क्योंकि एसिड ने फ्लोर को पिघला दिया था। वह आदमी नहीं जानता था कि उस समय एमोर्फ उसके ठीक ऊपर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह एसिडिक सॉल्यूशन आया कहाँ से, इसीलिए उसने सिक्योरिटी को कॉल करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, इमोर्फ का मुंह उसके बिल्कुल पास था। तेल सीधे उसके सिर के किनारे में घुस गई। वह तुरंत मरकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर फ्रीजर से बॉडी को बाहर निकाला गया। एमोर्फ ने उस पर पड़ा कपड़ा हटाया, और वह किसरागी की बॉडी थी। एमोर्फ ने कहा, किसरागी वैसे ही दिख रही है जैसे मरते समय दिख रही थी। एक नोबल प्राइम की बॉडी को कभी छूना नहीं चाहिए, लेकिन आज वह उसी बॉडी को खाने वाला था। उसे अजीब लगा कि इतने लोगों को मारने के बाद भी उसे कहीं भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। एक कहावत है, इंसान अपने माहौल के हिसाब से बदल जाता है। एमोर्फ सोचने लगा, क्या वह एमोर्फ बनने के बाद बदल गया है, या शायद उसकी असली नेचर हमेशा से यही थी। फिर उसने सोचा कि इन बातों पर सोचना किसी काम का नहीं। उसे बस एक काम करना है, खाना। सरवाइव करने के लिए किल करना जरूरी है। यही एमोर्फ की जिंदगी है, और उसे इसी रास्ते की आदत डालनी होगी। जो मरता है वह नेचर में लौट जाता है। ये सोचते हुए उसने सोचा, क्या बॉडीज खाने से मैं भी नेचर का हिस्सा बन रहा हूँ? इसी दौरान उसने कुछ काटा, और उसके मुंह से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बाहर निकला। ये किसरागी के दिल के अंदर था। उसे नहीं पता था कि यह किस काम आता है, तो उसने उसे हाथ में ही कुचल दिया, और अचानक सिस्टम विंडो खुल गया। जैसा उसने सोचा था, किसरागी सच में साइकिक पावर्स रखती थी। सिस्टम ने बताया, सुपर पावर ऑर्गन का जीन एसेंस प्राप्त हुआ है, क्या इसे अप्लाई करना चाहेंगे? एमोर्फ चिढ़कर बोला, सुपर पावर ऑर्गन क्यों?
मैं साइकिक पावर ऑर्गन के बिना भी साइकिक पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये यूजलेस कैरेक्टरिस्टिक जैसा है। फिर भी उसने सोचा कि टाइप अनलॉक करने के लिए कई कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने पॉजिटिव तरफ देखा और यस दबा दिया। तुरंत उसके शरीर में क्रैकिंग साउंड्स आने लगे। फिर उसके सिर से कई टेंटिकल्स उगाए। उसे यह दिलचस्प लगा, शायद यह प्रीडेटर सेंसिंग की तरह किसी और कैरेक्टरिस्टिक के साथ फ्यूज हो जाए। अब वह किसरागी का काम पूरा कर चुका था। अब उसे गार्ड का ख्याल आया। उसने गार्ड के शरीर को भी खा लिया और कहा कि इसका स्वाद थोड़ा अजीब है, कठोर और चबाने में मुश्किल। तभी उसकी एंटेना ने ट्विच किया। डेंजर। उसे समझने में देर नहीं लगी कि गार्ड्स ने शिफ्ट बदल ली थी। उसने सुपर सेंस एक्टिवेट की और उसने देखा कि गार्ड अपना पावर सूट अगले गार्ड को दे रहा है, जिसे देख एमोर्फ ने सोचा शायद शीप में पावर सूट कम है। इसका मतलब जो गार्ड मरा था उसकी जगह अब कोई नया गार्ड जरूर आने वाला है। जैसे ही नया गार्ड कमरे में आएगा वह तुरंत कुछ बदल हुआ देख लेगा, और अब ये स्पेस एरा है तो लोग तुरंत सोचेंगे यहाँ कोई मॉन्स्टर है जो उन्हें हंट कर रहा है। एमोर्फ जानता था कि वह अभी इतना स्ट्रांग नहीं कि पूरे क्रू से लड़ सके, इसलिए उसने किसी तरह उनका ध्यान भटकाकर समय खरीदने की सोची इवोल्व होने तक। तभी धुआं देख उसे एक आइडिया आया। एसिडिक सोल्यूशन अभी भी धुआं छोड़ रहा था और वह मॉर्चुरी में था, जहां बॉडीज के लिए केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसे उसके दिमाग में एक दिलचस्प और खतरनाक प्लान आया, एक ऐसा तरीका जिससे वह क्राइसिस से भी बचे और क्रू को भी परेशान करे। इसी बीच स्पेस के किसी दूसरे कोने में मेगा कॉर्प, जिनका कोई ऑफिशियल कैपिटल सिटी नहीं है, लेकिन वो अर्थ को अपने समाज का सेंटर मानते हैं, इसीलिए अर्थ ही वर्तमान में मेगा कॉर्प का हेडक्वार्टर्स है। मेगा कॉर्प की स्थापना 5 फैमिलीज ने मिलकर की थी, जिन्हें अर्थ के 5 किंग्स कहा जाता है, और इनमें से ही एक फैमिली थी यूजीन फैमिली, जो ईस्ट एशिया में रहती थी। इस यूजीन फैमिली का शुरुआती बिजनेस रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम के छोटे देश में था। अब पूरा वही इलाका यूजीन फैमिली का निजी क्षेत्र बन चुका था। यहाँ छोटे छोटे ट्रैवल ट्रेन्स थे, मैगलिव ट्रेन थे, एक आर्टिफिशियल सन था, और यूजीन फैमिली के कई करोड़ फॉलोअर्स या कहें टूल्स थे। जबकि इनसे दूर एक शांत खेतों के बीच एक बड़ा घर था, जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिट्टी जोत रहा था, खुशी खुशी अपना काम कर रहा था, जबकि 2 आदमी उसके सामने इंतजार कर रहे थे। वह खड़ा हुआ और बोला, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। बटलर ने गार्ड को आगे बढ़ने का इशारा किया। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या बात है? गार्ड ने कहा, आपकी पोती के बारे में। बूढ़े ने पूछा, कौन सी पोती? गार्ड बोला, किसरागी। बूढ़ा बोला, ओह, तीसरे बेटे की बेटी। फिर खुश होकर पूछा, क्या खबर है किसरागी की? गार्ड ने कहा, किसरागी का सिग्नल डिवाइस नष्ट हो गया है। बूढ़ा यह सुनकर चौंका और विश्वास नहीं किया। मैंने उसे कभी स्ट्रेसफुल काम नहीं दिया, ये डिवाइस कैसे टूट सकता है? तब गार्ड ने बताया कि आखिरी सिग्नल प्लैनेट C08 से आया, जो स्पेस डॉग्स का इलाका है। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा बदल गया। उसने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और अगले ही पल उसे फार्मिंग टूल से सिर पर मार दिया। खून खेतों पर बिखर गया। गार्ड दूर जमीन पर जा गिरा और तड़पने लगा। बूढ़ा फिर उसके पास गया और उस पर बैठकर कई बार उसे मारा, जिसे पूरा इलाका खून से भर गया। फिर वह टूल फेंक कर बोला, गंदगी साफ करो। दूसरे गार्ड वहां आए और सफाई शुरू कर दी, जबकि बूढ़े ने आगे चलते हुए कहा, मुझे ऐसा टूल नहीं चाहिए जो सवाल पूछे बिना जवाब दे। तुम सभी टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, समझ गए? दूसरे गार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा, जी समझ गए। बूढ़ा आगे बोला, इस रागी को बड़ा करने में मैंने 10 अरब खर्च किए। जैसे एक नया वेसल बनाया जाता है, उस पर जीन एनहांसमेंट सर्जरी भी करवाई। मैं नहीं मानता कि कोई साधारण पायरेट उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह खून पोंछते हुए बोला, आखिर कौन इतना हिम्मती है कि यूजीन फैमिली की डार्लिंग को छू सके? फिर उसने बटलर से पूछा, कैप्टन का नाम यूसुंग सैमुअल है ना? जिस पर उसने हाँ कहा। तो वह आगे बोला, सैमुअल फैमिली टाइटन से है और असर्टन फैमिली उन्हें पसंद करती है, लेकिन असर्टन फैमिली का हेड कायर है, वे यूजीन फैमिली को कभी चुनौती नहीं देंगे। फिर उसने बटलर से पूछा, बच्चे तो तुम्हारी राय क्या है? बटलर ने जवाब दिया कि यह टीएनसी का काम हो सकता है। इस रागी के दादा को भी यही शक था, क्योंकि टीएनसी और असर्टन फैमिली दिखावे में जुपिटर के अधिकारों के लिए लड़ते दिखते थे, लेकिन असल में दोनों एक ही टीम थे। साथ ही असर्टन फैमिली का सारा क्रेडिट टीएनसी से आता है। इस रागी के दादा ने कहा, वो चालाक कमीना जरूर हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घुसपैठ करने की प्लानिंग कर रहा है। बटलर ने कहा कि हाँ, टीएनएससी का हेड चैम्बरलेन आपकी सीईओ की सीट पर नजर गड़ाए हुए है। इस रागी के दादा ने सहमति जताई। वह डरता है मुझसे, इसलिए सीधे मेरी फैमिली पर हाथ डाल दिया। फिर वह हंसा, पर उसकी हंसी तुरंत गंभीर एक्सप्रेशन में बदल गई। उसने फैसला कर लिया था, पहला वार वह करेगा, क्योंकि उनके पास अब ऑफिशियल रीजन था। उसने बटलर को आदेश दिया कि परिवार के हर सदस्य को मैसेज भेजो और मेरे शैडो एजेंट को जो C08 के पास मौजूद है उसे कांटेक्ट करो, वह इस मामले को संभालेगा। बटलर ने आदेश स्वीकार किया, लेकिन उसके अंदर डर था, क्योंकि उसे पता था कि यह सब एक खूनी युद्ध बनने वाला है। जबकि किसरागी के दादा ने गुस्से से कहा, यूसुंग सामुल और उसके आसपास का हर व्यक्ति मुझे चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी।
उसने कहा, जो भी मेरी प्रॉपर्टी पर हाथ डालेगा वो मारा जाएगा। वापस स्पेसशिप पर मॉर्चुरी का दरवाजा खुला और फ्यूम्स बाहर निकली। कैप्टन यूसुंग सैमुअल गुस्से से कांप रहा था। वह चिल्लाया, यह क्या हुआ यहाँ? बॉडीज केमिकल्स के कारण पूरी तरह जली हुई थी। कुछ देर पहले गार्ड्स ने उसे बताया था कि अंदर से धुआं आ रहा था, और जब उन्होंने जांच की, अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन पॉलिसीज के मुताबिक गार्ड्स अंदर जा नहीं सकते थे, सिर्फ डॉक्टर्स ही मॉर्चुरी में प्रवेश कर सकते थे। डॉक्टर्स अंदर गए और बर्न्ड कॉर्प्सेस को क्लीन किया। कैप्टन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता डेड बॉडीज से भरा कमरा आग कैसे पकड़ सकता है। तभी वेई ने एक बॉडी की जांच की और उसकी उंगली पर रिंग देखी। उसे शक हुआ कि शायद ये देर रात की शिफ्ट वाला वर्कर है। फिर अचानक उसे कुछ समझ आया। उसने पूछा, क्या यह बॉडीज ही सारी हैं और कोई नहीं? रिसर्चर ने कहा, सिर्फ यही थी। जिसे मिस्टर वे का चेहरा उतर गया। वह बोला, ये असंभव है। कैप्टन ने पूछा, मसला क्या है? मिस्टर वे ने तुरंत कहा, कैप्टन, सारे लीडर्स को बुलाओ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग में सब चौंक गए यह सुनकर कि रिसर्च लीडर यानी कि सरागी और गार्ड दोनों की बॉडीज गायब थीं। कैप्टन गुस्से से उबल पड़ा, ये कैसे हुआ? डेड बॉडीज चलकर बाहर तो नहीं जा सकती। उसने मिस्टर वे से पूछा, क्या तुम श्योर हो? मिस्टर वे ने कहा, मैंने बार बार चेक किया, वे बॉडीज कहीं भी नहीं मिली। उसने आगे बताया कि मॉर्चुरी के केमिकल से फायर हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। इससे सबको एहसास हुआ कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी, लेकिन कौन? तभी एक आदमी बोला, हो सकता है कोई अनआइडेंटिफाइड एलियन शिप में हो। डर के कारण एक आदमी उस पर चिल्ला पड़ा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। जिस आदमी ने एलियन थ्योरी दी थी उसने कहा, सप्लाई मैनेजमेंट लीडर, मैं तो बस गेस कर रहा था, लेकिन आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? बीच में ही मिस्टर वे ने कहा, इसे छोड़ो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हेड रिसर्चर की बॉडी मिसिंग है और पायरेट से हमारा C08 पर मीटिंग तय है। कैप्टन गर्जा, कुछ भी हो जाए पहले बॉडी ढूंढनी ही होगी, समझ गए? जिसे नजरअंदाज करते हुए एक ने कहा, पहले सस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं। जिसे कैप्टन ने इतनी जोर से गाली दी कि वो डर गया। वह चिल्लाया, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, अगर तुम नोबल कैपिटल की रिवेंज से जरा भी डरते हो तो पूरा सहयोग करो। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। फिर कैप्टन ने क्राइसिस मैनेजमेंट लीडर से पूछा, क्या तुमने पायरेट्स से कांटेक्ट किया? वह बोला, मीटिंग खत्म होते ही कर दिया था। कैप्टन बोला, ठीक है, उन्हें कुछ मत बताओ, बस कहो कि हम बॉडी हैंडओवर कर देंगे जैसा प्लान था। लीडर ने पूछा, क्या यह ठीक होगा? कैप्टन ने कहा, अगर हमने उन्हें यह बता दिया और हमें बाद में बॉडी मिल गई तो इसे भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। उसका प्लान यह था, पायरेट्स से मिलने से पहले बॉडी ढूंढ लो, सब ठीक। फिर कैप्टन ने सिक्योरिटी हेड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह किसने किया? इसका किसी भी कीमत पर पता लगाओ। सिक्योरिटी हेड ने कहा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। कैप्टन गर्जा, ये पर्याप्त नहीं, मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी दे रहा हूं, हर क्रू मेंबर की जांच करो। कल्प्रिट चाहिए चाहिए। तो सिक्योरिटी हेड ने कहा, कैप्टन, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। उधर इमोर वेंट के ऊपर से सब सुन रहा था। इमोर बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। उसने आग का इस्तेमाल किया ताकि उसकी आइडेंटिटी छुप सके और क्रू कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मॉर्चुरी के केमिकल्स को मिक्स करके उसने टॉक्सिक आग पैदा की और कुछ एसिड ब्लड भी डाला जिससे फायर बॉडी को भी जला दे, जिससे किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि यह सब एक एलियन क्रीचर ने किया है। लेकिन उसे यह सुनकर हैरानी हुई कि वे एलियन की बात करने लगे हैं और ऊपर से पायरेट से भी मिलने जा रहे हैं। इसे उसे लगा कैप्टन पागल हो गया है। साथ ही उसने नोट किया कि क्राइसिस टीम लीडर को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि उसने ये प्लान सुझाया था तो हो सकता था वो पायरेट्स से मिला हुआ है। उसने आगे सोचा, पायरेट्स मल्टी स्पीसीज ग्रुप थे, मतलब उसे उनसे कई अलग अलग प्रकार के जीन्स मिल सकते थे। लेकिन अटैक होने पर रिसर्च वेसल के अंदर मौजूद जीन एसेंसेस भी कम हो जाते, जो नुकसान है। इसलिए उसने तय किया कि पायरेट्स को देखकर ही वो अगला निर्णय लेगा। तभी उसने किसी को देखा, सप्लाई मैनेजमेंट लीडर। यही वो आदमी था जिसने एलियन थ्योरी से इनकार किया था। वह बेहद नर्वस दिख रहा था, वह इधर उधर देख रहा था। फिर उसने अपना पाम स्कैन किया और कार्गो होल्ड में प्रवेश कर गया। एमोर्फ ने सोचा, इसे चोरी छिपे अंदर आने की जरूरत नहीं, ये तो इसी का डिपार्टमेंट है, फिर यह इतना डर क्यों रहा है? इसलिए वह उसके पीछे कार्गो में चला जाता है और पाता है कि उसके फुटप्रिंट्स एक कंटेनर के पास खत्म हो गए। ये कंटेनर बाकी कंटेनर से ज्यादा सिक्योरिटी वाले जोन में था और इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि एमोर्फ अपनी सुपर सेंस से अंदर भी नहीं देख पा रहा था। इससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूर छुपाई गई थी, उसने ऐसा सोचा। पहले उसका टारगेट मेडिकल टीम लीडर था, लेकिन अब उसने अपना माइंड बदल लिया। अब उसका अगला टारगेट है ये सप्लाई मैनेजमेंट लीडर। आदमी ने जोर से कप टेबल पर पटका और बोला, क्या बढ़िया चीज है ये। उसका सबॉर्डिनेट बोला कि उसे अब पीना बंद कर देना चाहिए। सप्लाई मैनेजमेंट लीडर अपने मन में सोच रहा था कि उसकी जिंदगी हाल ही में बहुत ही मुश्किल हो गई है। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ब्लैक मार्केट के कल्ट मर्चेंट की बात क्यों मानी। वह उसकी इस बात में फंस गया था कि यह एंशिएंट रिमेन्स से आया है और इसे बेचकर बहुत प्रॉफिट मिलेगा, जिसके लालच में मैंने ट्रेड सेट किया और स्मगल्ड एग्स को शिप में घुसा भी दिया था। लेकिन उसी दिन जब मैं शराब में डूबा था, एक एग हैच हो गया और उसे पछतावा हुआ कि उसने कंटेनर का डोर ठीक से बंद क्यों नहीं किया था।
वह किसी को इसके बारे में बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर कैप्टन को पता चल गया तो वह उसे मार डालेगा। वह चिल्लाया, प्रॉब्लम ही ड्रिंकिंग है। बारटेंडर पहले ही परेशान था। वह बोला, हम बंद कर रहे हैं। आदमी ने एक आखिरी कप की भीख मांगी और बारटेंडर ने मान लिया। अब वो आदमी लड़खड़ा कर चल रहा था, पूरी तरह ड्रंक होकर कह रहा था, ड्रिंकिंग ही प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग ही प्रॉब्लम। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर पूछा, कौन है वहां? हॉलवे खाली था। वह नर्वस हो गया, फिर इरिटेटेड होकर वापस चलने लगा। तभी उसे कई बार क्लिक 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 की आवाज सुनाई दी, तो उसने जल्दी से पीछे देखा और एक क्रीचर को उसकी तरफ आते पाया। वह डर से पागल हो गया। वह चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा, गालियां देते हुए और रोते हुए। जितनी तेज भाग सकता था भागा। उसने तेजी से अपने रूम का पासकोड दबाया। डोर खुलते ही वह अंदर गिर पड़ा। वह फोन कॉल करने वाला था, लेकिन उसकी गर्दन में सिहरन दौड़ गई जब उसे पीछे से बीपिंग साउंड सुनाई दी। डोर खुला और एलियन मॉन्स्टर धीरे धीरे अंदर आया। आदमी डर से कांप रहा था, जबकि एमोर्फ उसके करीब आया और डिनर के लिए अपना बड़ा मुंह खोल। फिर एक जोरदार क्रंचिंग आवाज हुई। फिर एमोर्फ ने सोचा सप्लाई मैनेजमेंट लीडर को खत्म करना आसान था, क्योंकि उसकी लाइफ का पैटर्न बेहद सिंपल था। वह दिन का आधा समय बार में बिताता था और एमोर्फ को लगता था कि यह आदमी शायद जरूरत से ज्यादा पैसे भी कमाता है। एमोर्फ ने सोचा, कप्तान को तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने उसकी जहाज के सबसे बेकार इंसान को हटा दिया। एमोर्फ उस गंदे कमरे में खोजबीन कर रहा था और कंप्लेंट कर रहा था, यहाँ कितनी गंदगी है, लगता है इस आदमी ने कभी सफाई की ही नहीं। वह आईडी कार्ड ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर तभी उसे एक बिकिनी वाली महिला का पोस्टर दिखा। महिला आकर्षक थी, लेकिन एमोर्फ को कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने सोचा शायद ये उसके इस शरीर की वजह से हो रहा है। फिर उसे टेबल पर एक फोल्डर मिला, जिसे उठाते ही उसे आईडी कार्ड गिर गया, जिससे वह खुश हो गया। उसे वही चीजें मिल गई जिनकी जरूरत थी, हाथ प्लस आईडी कार्ड। अब वह कंटेनर एक्सेस कर सकता था, लेकिन इससे पहले उसने यहाँ की सफाई करने की सोची और उस आदमी को पूरी तरह खा लिया। लेकिन उसने कंप्लेंट की, यह आदमी अच्छा टेस्ट नहीं करता, पूरे शरीर पर अल्कोहल की बदबू है, लेकिन कोई बात नहीं चलता है। कुछ समय बाद वह कंटेनर के पास पहुंचा। उसने आईडी कार्ड स्वाइप किया, फिर हाथ को स्कैनर पर रखा, जिससे डोर धीरे धीरे खुल गया। वो अंदर गया तो देखा अंदर कई कैप्सूल्स थे, जिनमें क्रीचर्स थे। यह एक तरह का ठंडा फ्रीजर जोन था, जिसे इमुर समझ गया कि यह आदमी स्मगलर्स में से एक था। तभी उसने कुछ देखा, उसके सामने कई एमोर्फ एग्स पड़े थे। वह हैरान रह गया, क्या यह सच में एमोर्फ एग्स हैं? एक एग खाली था। वह सोचने लगा, क्या मैं उसी एग से निकला था? एमोर्फ ने उसे उठाते हुए कहा, तो यह आदमी मुझे स्मगल करने वाला था। लेकिन गेम में एमोर्फ की शुरुआत स्पेस शिप में नहीं होती, एक मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट में होती है। तो उसने आगे सोचा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। शायद इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एग हैच होते ही किसी तरह बाहर आया, लेकिन जल्द ही मेल न्यूट्रिशन से मर गया और उसके बाद प्लेयर की कॉन्शियसनेस उस बॉडी में चली गई। इसे अब उसे समझ आया कि उसे शुरुआत में कॉकरोचेस इतने स्वादिष्ट क्यों लगते थे, क्योंकि उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। यह सोचकर उसका मन थोड़ा भारी हुआ। उसने हैच्ड एग के आगे झुककर मृत ओनर के लिए प्रार्थना की, लेकिन रिस्पेक्ट पूरा होने के बाद वह एक सच्चे अमॉफ की तरह उठा और उसने बाकी सारे अनहैच्ड एग्स खोलकर खा डाले। दुर्भाग्यवश कोई नया कैरेक्टरिस्टिक मैसेज नहीं आया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ अभी और भी क्रीचर्स खाने के लिए थे। कंटेनर में लाउड चॉम्पिंग और क्रंचिंग साउंड्स गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सिस्टम स्क्रीन खोली और एक्साइटमेंट से देखा कि अब उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथनिंग टाइप पूरा करने के लिए बस 2 कैरेक्टरिस्टिक बाकी थे और सुपर पावर एनहांसमेंट में सिर्फ एक। जिसे देख वो बोला कि किसरागी को खाकर मैंने बड़ी गलती कर दी। साइकिक पावर की जगह मुझे सिर्फ सुपर पावर ऑर्गन मिला जो बेकार है, लेकिन सप्लाई मैनेजमेंट लीडर ने मुझे एक रेयर गिफ्ट दिया है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो गेम में मुझे बहुत देर बाद मिलता, एक ऐसा हथियार जो क्रू को आसानी से मार सकता था। इस एबिलिटी के साथ मैं अब अपने प्लान्स ज्यादा बोल्ड तरीके से कर सकता हूँ। स्पेस शिप जल्द ही स्पेस डॉग से मिलने वाला था। उसे नहीं पता वे कितने डेंजरस होंगे, इसलिए उसने ठान लिया कि जितना हो सके वह इतना स्ट्रांग बनेगा। जीन एसेंसेस इकट्ठा करने का एक्साइटमेंट उसके अंदर उबल रहा था, क्योंकि इन क्रीचर्स यानी इंसानों की चीखें वैक्यूम में कोई सुन भी नहीं पाएगा। रिसर्च वेसल और क्रू की पैथेटिक हाउल्स काले स्पेस में हमेशा के लिए दब जाएंगे। इसी बीच मेगाकॉर्प रिसर्च शिप के ऑन बोर्ड रनवे पर एक मैकेनिक ने स्कॉट को खाने के लिए बुलाया। स्कॉट बोला, बस आता हूं। आदमी ने पूछा, अभी कितना काम बाकी है? स्कॉट बोला, शायद देर रात तक रहना पड़े। दोनों ने लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कैफेटेरिया में रिसेंट मेंटेनेंस ऑर्डर पर बात की, जिसमें उन्हें सभी प्लेन्स की जांच करने के आदेश मिले थे, जबकि लड़ाई का कोई रीजन नहीं था। आदमी बोला, डिनर के समय काम की बातें मत करो। लेकिन स्कॉट बोला,
सोचो तो सही, ये सब अजीब नहीं है। फिर स्कॉट ने कहा कि उसे रूमर मिला है कि वे मेटेलिक ग्रेमलिन को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिंचर बोला, अगर हम कभी मेटेलिक ग्रेमलिन से भिड़ गए तो हमारा बचना मुश्किल है। तभी स्कॉट ने धीरे से कहा, मेटेलिक ग्रेमलिन पहले से ही शिप पर है। फिंचर की आंखें फैल गईं। वो बोला, क्या? स्कॉट ने पूछा, क्या तुम्हें हाल में हवा में अजीब बदबू महसूस हुई है? वह मेटेलिक ग्रेमलिन की स्मेल है। स्कॉट ने आगे कहा, किचन में किसी ने बताया कि लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। फिंचर बोला, ये सब बकवास है। अभी चश्मा पहना हुआ एक आदमी बीच में ही बोला कि मैंने भी एक बात सुनी है कि सप्लाई मैनेजमेंट लीडर गायब है, इसलिए कार्गो मैनेजर को टेम्पोरेरी लीडर बना दिया गया है। स्कॉट ने फिंचर से कहा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। जवाब में फिंचर ने कहा, अगर सच में लोग गायब हो रहे हैं तो हायर अप्स कुछ कर क्यों नहीं रहे? आई ग्लासेस वाले आदमी ने जवाब दिया कि हायर अप्स सारी बात छुपा रहे हैं क्योंकि वे चाहते नहीं कि जहाज में कोई दंगा या डर फैल जाए। जबकि स्कॉट बोला कि मैं कह रहा हूँ ना, असली वजह मेटालिक ग्रेमलिन है। अब दोनों से परेशान होकर फिंचर ने पूछा कि मेटालिक ग्रेमलिन का शिप मेंटेनेंस से क्या लेना देना? आई ग्लासेस ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो रूमर्स फैल रहे हैं वो सिर्फ लोगों के गैप होने के बारे में है। फिर स्कॉट ने कहा कि शायद ये डिसिप्लिन के नाम पर हो रहा है। ये सुनकर फिंचर चिढ़ गया और बोला कि वे दोनों बेवकूफ हैं और वहां से चला गया। ऑन बोर्ड रनवे की सारी लाइट्स बंद की जा चुकी थी, लेकिन एक जहाज पर अभी भी लाइट चल रही थी। किसी ने स्कॉट से पूछा कि वह कुछ खाना चाहेगा क्या? स्कॉट बोला कि अगर कंपाउंड लेकर दिखे तो ले आ। फिर वो वहां से चला गया, जबकि स्कॉट ने शिकायत की कि शायद आज का सारा काम वह पूरा नहीं कर पाएगा। वह मेंटेनेंस जारी रख रहा था। तभी कैमरन ने उसे बुलाया। स्कॉट ने कहा कि वह काम कर रहा है, लेकिन कैमरन ने इंसिस्ट किया कि बस 1 सेकंड लगेगा। कैमरन ने फिर आवाज लगाई, जिससे स्कॉट इरिटेट हो गया। उसने सोचा कि अगर यह कुछ बेकार निकला तो वह कैमरन का सिर फोड़ देगा। वह शीप के नीचे से बाहर आया, लेकिन कंफ्यूज हो गया क्योंकि कैमरन वहां नहीं था। वो उसे पुकारने ही वाला था कि कैमरन की आवाज मेंटेनेंस रूम से आई, जो स्कॉट को अंदर आने के लिए कह रही थी। स्कॉट ने अंदर आते हुए पूछा कि वह अंधेरे में क्या कर रहा है। कैमरन बोला कि वह कुछ ढूंढ रहा है और स्कॉट से मदद मांग। तो स्कॉट बिना सोचे अंदर चला गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की, फिर और अंदर जाने पर उसे मेटेलिक जैसी स्मेल आई। उसने पूछा, कहाँ हो? कैमरन की आवाज आई, इधर। स्कॉट उस तरफ बढ़ा, लेकिन एक बोल्ट पर फिसल गया और मुंह के बल गिर पड़ा। उसका सिर जमीन पर लगा और तब जाकर उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फ्लैशलाइट होते हुए भी वह अंधेरे में ज्यादा देख नहीं पा रहा था। तो उसे लगा कैमरन अंधेरे में क्या ढूंढ रहा होगा और कैसे। फिर उसे याद आया कि लोग एक एक कर गायब हो रहे हैं, जबकि वो खुद सोच रहा था कि इसके पीछे मेटालिक ग्रेमलिन ही है। उसे अपने पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। उसने कैमरन का नाम पुकारा। फुटस्टेप्स धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। स्कॉट अंदर से घबराया हुआ बार बार कैमरन को आवाज देता रहा। अचानक एमोर्फ ने उसे पकड़ लिया। एमोर्फ उसके सामने आया और बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्कॉट चीख पड़ा। फिर लाउड क्रंचिंग आवाज सुनाई दी। एमोर्फ अपनी नई स्किल इमिटेशन से बहुत खुश था, जो उसने अभी इस्तेमाल की थी। कुछ देर बाद फिंचर कंपाउंड लेकर स्कॉट को देने आया, लेकिन स्कॉट वहां नहीं था। तो उसने शीप के नीचे देखते हुए सोचा, वह कभी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जाता, तो आज ऐसा क्या हुआ? तभी उसे स्कॉट की आवाज आई, मैं मेंटेनेंस रूम में हूँ। फिंचर रूम में दाखिल हुआ और पूछा कि वह अंधेरे में क्या कर रहा है। स्कॉट ने कहा कि वह कुछ ढूंढ रहा है और फिंचर को मदद करने को कहा। फिंचर अंदर गया और बात करने ही वाला था कि उसने देखा फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी है। उसने उसे उठाने की कोशिश की। उसी समय उसकी गर्दन पर कुछ टपका, तो उसने अपने हाथ से उसे पोंछा तो पाया कि यह खून था जो ऊपर से टपक रहा था। वो इसे डर गया। तभी स्कॉट का खून से लथपथ चेहरा उसके सामने आया, जिस पर फ्लैशलाइट मारी तो पाया एक एलियन क्रिचर स्कॉट के बिना धड़ के सिर को पकड़े हुए था और उसकी वॉइस इमिटेट कर रहा था। यह दृश्य इतना क्रीपी था कि फिंचर की चीख निकल गई और वह भी स्कॉट जैसा ही मारा गया। अब एमोर्फ अपना खाना खाते हुए सोच रहा था कि लोगों को ल्यूर करने का उसका ये टेक्निक काफी अच्छा है, क्योंकि उसकी इमिटेशन एबिलिटी चीजों को बहुत कन्वीनियंट बना देती थी, जो उसे सप्लाई मैनेजमेंट लीडर के स्मगल्ड क्रीचर्स में से एक रेड वर्म से मिली थी। रेड वर्म डेजर्ट टाइप प्लैनेट्स में रहने वाला जायंट वर्म है, जिसमें दूसरों की आवाज इमिटेट करने की एबिलिटी होती है, जो कठोर माहौल में हंट करने के लिए उसमें इवोल्व हुई थी। एमोर्फ को रेड वर्म से ये जीन एसेंस तो मिला था, लेकिन ओरिजिनल रेड वर्म जितना पावरफुल इफेक्ट इसका नहीं था। इसलिए वह सिर्फ आखिरी जिस जीव को खाए उसी की आवाज इमिटेट कर पा रहा है। लेकिन फिर भी यह एबिलिटी बेहद यूजफुल थी। उसने प्लान बनाया कि कल वह किचन वाले पियर को खाएगा। उसे पियर का नाम पता था, साथ ही वो ये भी जानता था वह फिंचर से ज्यादा क्लोज नहीं था, लेकिन इससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। पियर उसका कल का डिनर होगा। उसे अचानक बबल अमीबा याद आया। उसने सोचा कि वह ठीक होगा या नहीं। फिर वेंट के अंदर घुसते हुए सोचा कि वह हमेशा उसे बबल अमीबा नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने ऑफिशियली उसे नंबर 26 बुलाने का फैसला किया और नेस्ट वापस जाने से पहले नंबर 26 को देखने गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने सुना
हाँ, ये नंबर 26 उससे बात कर रहा था। इससे वो हैरान हुआ और सोचने लगा कि मुझे पता नहीं था कि सुपर पावर ऑर्गन में ये एबिलिटी भी होती है, वेवलेंथ से कम्युनिकेट करना, वो भी इतनी दूर से। फिर उसने भी हाय कहा। नंबर 26 बोला, मुझे भूख लगी है, खाना दो। इन बातों से इमोव को लगा कि नंबर 26 पहले से ज्यादा वोकैबुलरी बोल रहा है, जिससे उसे लगने लगा कि शायद उस सोनियम लिक्विड के बारे में कुछ ऐसा है जिसे वह अब तक नहीं जान पाया था। फिर इमोव ने माफी मांगी और कहा कि उसे खाना देना अभी बहुत मुश्किल है। नंबर 26 ने पूछा, मुश्किल का मतलब क्या? एमोफ ने कहा, मतलब मैं अभी नहीं दे सकता। नंबर 26 ने दुख भरी आवाजें निकाली, जिसे एमोर समझ पाया कि वह अपसेट है, लेकिन हालत बहुत रिस्की थी क्योंकि रिसर्च लीडर के मरने के बाद सिक्योरिटी को मैक्सिमम लेवल पर कर दिया गया था। वेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था, इसीलिए वह नंबर 26 को कैलोरी बार्स नहीं दे पा रहा था, वह सिर्फ बात कर सकता था। उसने कहा, मैं जा रहा हूं। नंबर 26 बोला, गुड बाय, जबकि एमोर्फ ने उसे जाते हुए गुड लक कहा। फिर सोचा कि जुवनाइल बनने पर वह नंबर 26 की मदद कर पाएगा, लेकिन जुवनाइल इवॉल्व करने की कंडीशन आसान नहीं थी। उसे दो इंटेलिजेंट स्पीसीज के कम से कम 10-10 मेंबर्स मारकर उनकी जीन एसेंस लेनी थी, लेकिन शिप पर तो सिर्फ ह्यूमंस थे, इसलिए जुवनाइल इवोल्यूशन अभी असंभव था। हाँ, लेकिन पायरेट्स एक दूसरी स्पीशीज का ग्रुप हो सकते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि पायरेट्स के साथ क्या होगा। उसने सुपर सेंस एक्टिवेट की तो पाया क्राइसिस मैनेजमेंट लीडर किसी से बात कर रहा था। रिपोर्ट नियर सी। एमोर्फ कंफ्यूज था कि वह किससे बात कर रहा है। लीडर कह रहा था कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, फैमिली से ऑर्डर आया है। वह डर गया और उसे सर कहा। फिर उसने रिपोर्ट दी कि किसरागी को मार दिया है और अब शिप C08 पर पहुंचेगी जैसा कि प्लान था, और कैप्टन युनसुंग का हर आदेश रिकॉर्ड कर लिया है। वह आगे बोला, यह सब फैमिली के लिए है। फिर खुद को सुधारा और कहा, नहीं, ये सरजंग वो युजून के आदेशों के लिए है। वह आदमी ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए किसी भी रिस्क तक जाने को तैयार था। इससे यह साफ था कि शिप पर एक और बड़ा अंदरूनी गद्दार था। एमोर्फ को याद आया, ये वही आदमी था जिसने कैप्टन को ये डेंजरस ऑर्डर्स लेने के लिए उकसाया था। इसे वो समझ गया कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट लीडर कोई बड़ी चाल चल रहा है, इसलिए एमोर्फ ने तय किया वह इस आदमी पर नजर रखेगा, यह पता लगाने के लिए कि यह व्यक्ति उसके लिए लाभदायक होगा या एक नया खतरा।